नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे महाजनपद काल और इससे आगे की घटनाओं के बारे में, और स्पेसिफिक कि मध्य प्रदेश में इसका क्या रिलेवेंस रहा है। इससे पहले जो लेक्चर वन का इतिहास का वीडियो है, जिसमें हमने प्राचीन इतिहास के पाषाण काल, वैदिक काल और पौराणिक काल की घटनाओं का जो इतिहास है, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको एक बार जरूर देखें। यहां पर हम बात करते हैं 600 बीसी से 187 बीसी की। महाजनपद काल 600 बीसी के आसपास भारत में 16 महाजनपद थे, और इसका जिक्र बौद्ध और जैन धर्म की जो ग्रंथ है उस वक्त उसमें दिया गया है। और बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अगंतुर निकाय, इसमें ये 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। ठीक है। 600 बीसी स्पेसिफिकली, ये जो सेंचुरी है 600 बीसी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसमें कई महापुरुषों का जन्म हुआ इसके आसपास। एक तो गौतम बुद्ध थे, महावीर स्वामी जी, और इवन जो मुस्लिम्स के जो संस्थापक हैं, मुस्लिम धर्म के संस्थापक हैं, वो भी इसी 600 सेंचुरी के आसपास वो भी आए। ठीक है। चलिए तो बात करते हैं 16 महाजनपद कौन कौन से थे। पहला जनपद था काशी। काशी की जो राजधानी थी वो थी वाराणसी। और आज की स्थिति अगर देखें, वर्तमान स्थिति, तो जो वाराणसी या उसके आसपास का जो क्षेत्र है वह काशी महाजनपद में आता था। ठीक है। इसके आगे बात करते हैं कुरु। कुरु वंश। कुरु वंश बेसिकली एक बहुत ही विशाल साम्राज्य था। आप महाभारत में कुरु वंश, जो कि हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, जिसको बाद में पांडवों ने बसाया था, तो कुरु वंश की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। ठीक है। और ये कुरु वंश किसके आसपास था? दिल्ली, मेरठ और थानेसर, इसके आसपास का जो क्षेत्र था वो कुरु वंश के अंतर्गत आता था। तीसरा महत्वपूर्ण महाजनपद है अंग। याद करिए, महाभारत में एक बहुत महान योद्धा था अंगराज कर्ण। ठीक है। अंगराज कर्ण। ठीक है। अंगराज कर्ण। ठीक है। अंगराज कर्ण थे। ठीक है। और अंग के राजा। ठीक है। और इसकी जो राजधानी थी वो चंपा थी। और चंपा कहाँ है, यानी कि अंग जो राज है ये कहाँ पर है था? तो मुंगेर जिला। मुंगेर जिला पूर्वी बिहार के आसपास का जो क्षेत्र था, उस वक्त अंग क्षेत्र के अंतर्गत आता था। ठीक है। अगला है मगध। मगध ये आज से नहीं, प्राचीन काल से बहुत महत्वपूर्ण महाजनपद था। ठीक है। और मगध का अगर मैं महाभारत कालीन घटनाओं का बात करूं, तो महाभारत काल में जरासंध नामक राजा हुआ करता था। ठीक है। जरासंध। ठीक है। जरासंध नामक राजा था जो यहाँ पर राज करता था मगध में। ठीक है। और इसकी राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज। ठीक है। राजधानी राजगृह या गिरिब्रज। दक्षिण बिहार, पटना और गया, ये जो पूरा क्षेत्र था ये मगध के अंतर्गत आता था। ठीक है। इसके बाद है बज्जी। बज्जी जो है ये महाजनपद, इसकी जो राजधानी है बज्ज विदेह। कैसे याद रखेंगे? वज्जी की राजधानी क्या है? विदेह। ठीक है। विदेह या मिथिला। ठीक है। ये कहां पर है? उत्तरी बिहार और वैशाली के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मल्ल, तो मल्ल है महाजनपद, इसकी राजधानी है कुशावती या कुशीनगर। ठीक है। ये गोरखपुर का जो क्षेत्र है आज के डेट पे, इसके आसपास का क्षेत्र मल्ल महाजनपद हुआ करता था प्राचीन काल में। ठीक है। चेदी। चेदी महाजनपद, चेदी को भी आप महाभारत काल से रिलेट कर सकते हो। चेदी का जो नरेश था वो था शिशुपाल। शिशुपाल नरेश कहाँ का राजा था? चेदी का। ठीक है। शिशुपाल। ठीक है। शिशुपाल जिसका सर भगवान श्री कृष्ण ने काटा था। ठीक है। शिशुपाल। ठीक है। शिशुपाल। शिशुपाल नरेश। ठीक है। तो शिशुपाल नरेश जो है ये चेदी का राजा था। ठीक है। और ये शक्तिमती, सोतिवती, ये राजधानी है किसकी? चेदी की। ठीक है। और आज के डेट पे अगर हम बात करें, तो बुंदेलखंड यमुना नर्मदा के बीच का जो क्षेत्र है वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है। ये मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चेदी का जो चेदी राज्य है आज जो मध्य प्रदेश है, इसका
ज्यादातर भाग मध्य प्रदेश में है और कुछ भाग उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में आता है। ठीक है, जो आज की वर्तमान स्थिति है। ठीक है, अगला है वत्स। वत्स जो महाजनपद है, इसकी राजधानी है कौशाम्बी। ठीक है, और ये आज के डेट पे प्रयाग देश, प्रयागराज, बेसिकली प्रयाग देश या कौशाम्बी के आसपास का आपका क्षेत्र है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो नौवां जो महाजनपद है वो है कौशल। ठीक है, कौशल, और ये कौशल की जो राजधानी है, कौशल की राजधानी है अयोध्या, श्रावस्ती। ये वही कौशल है जहां भगवान राम पैदा हुए। ठीक है, कौशल, और कौशल की राजधानी क्या है, अयोध्या या दक्षिण श्रावस्ती। ठीक है, ये आज जो वर्तमान क्षेत्र है अवध, अवध क्षेत्र या फैजाबाद मंडल के अंतर्गत जो क्षेत्र है, वो पहले के समय पर कौशल राज हुआ करता था, कौशल महाजनपद हुआ करता था। पांचाल, पांचाल से याद करिए, महाभारत में पांचाली द्रौपदी, यहाँ के राजा थे द्रुपद। पांचाली द्रौपदी के जो पिताजी थे वो कौन थे, राजा द्रुपद, यहाँ के राजा थे, और राजधानी थी कामपिल्लय। ठीक है, कामपिल्लय। ठीक है, और ये आज के डेट पे बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र है, वो प्राचीन काल में पांचाल महाजनपद हुआ करता था। 11, मत्स्य। मत्स्य आप याद करिए, जो पांडवों ने अपना 1 साल का जो अज्ञातवास था वो मत्स्य राज्य में ही काटा था। ठीक है, इसकी राजधानी विराटनगर है, और ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र क्या था, मत्स्य महाजनपद। अगला है सूरसेन। ये सूरसेन, अगर मैं बात करूं महाभारत कालीन घटनाओं की, तो सूरसेन कंस राजा था यहाँ का। ठीक है, कंस राजा था। ठीक है, कंस राजा था सूरसेन का, और इसकी राजधानी मथुरा तब भी थी और आज भी है। ठीक है, तो ये राजधानी तब भी मथुरा नाम था और आज भी उसका मथुरा ही नाम है। इसके बाद 13 है अस्मक। अस्मक की राजधानी थी पौतन, पाटली या प्रतिष्ठान। ठीक है, पौतन, पाटली या प्रतिष्ठान, और ये गोदावरी नदी पर स्थित महाजनपद था। अवंती, ये अगेन मध्य प्रदेश का महाजनपद है, और मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट महाजनपद होने वाला है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे भी। तो जो अवंती महाजनपद है, इसकी दो राजधानी थी, एक थी उत्तर उज्जैनी और एक थी दक्षिणी महिष्मती। ठीक है, तो उत्तर जो अवंती थी, उत्तरी अवंती, उसकी राजधानी थी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। ठीक है, ये आज के डेट पे जो मालवा का क्षेत्र है, मालवा का जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र पहले अवंती राज हुआ करता था, अवंती महाजनपद हुआ करता था। 15th है गंधार। गंधार नरेश शकुनी सबको ही याद होंगे। ठीक है, ये तक्षशिला इसकी राजधानी थी, और पाकिस्तान, पेशावर, रावलपिंडी, आज के डेट पे जो पाकिस्तान है, पेशावर है और रावलपिंडी है, ये कभी गांधार महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, अगला है कंबोज। कंबोज की राजधानी है राजपुर या हाटक, और इसका आज का जो क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिमी कश्मीर, राजौरी के आसपास का जो क्षेत्र है, वो कभी कंबोज महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, ये हैं आपके 16 महाजनपद। तो इन 16 महाजनपद में इनकी राजधानी पूछी जा सकती है, या यह पूछा जा सकता है कि वर्तमान स्थिति में यह महाजनपद कहां पर स्थित है। थोड़ा बात करते हैं कि महाजनपद बनते कैसे थे। तो देखिए, सबसे पहले होता था कुल। कुल मतलब है परिवार। ठीक है, तो कहीं एक परिवार रहेगा। अब कई परिवार का जब समूह होता है, जब एक साथ रहने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम। तो कई कुल, एक ग्राम में कई कुल होंगे, उनके समूह को हम क्या बोलेंगे, ग्राम। ठीक है, कई परिवारों का समूह हो गया ग्राम। अब कई गांवों का एक समूह जो है वो क्या कहलाएगा, बिस कहलाएगा। कई गांव मिलकर एक बिस बनते हैं, और कई बिस बनकर एक जन बनता है। ठीक है, और फिर कई जन मिलकर एक जनपद मिलता बनता है, और फिर कुछ जनपद मिलकर महाजनपद बनते हैं। क्या बनते हैं, महाजनपद बनते हैं।
ठीक है। आप आगे देखेंगे भी, जैसे अवंती, एक दक्षिणी अवंती था और एक उत्तरी अवंती, एक महिष्मती का क्षेत्र था और एक उज्जैनी का क्षेत्र था। इन दोनों को मिलाया तो एक महाजनपद बन गया। ठीक है। चलिए, पहले हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जनपद, खासकर जो मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो उनको। जैसे पहला है चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद यह वर्तमान बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है। इसकी राजधानी पहले बता चुका हूं, शक्तिमती या सोथवती। महाकाल में, महाभारत काल में यहाँ का राजा कौन था बताया, शिशुपाल था। ठीक है। शिशुपाल शासक हुआ करता था यहाँ का। चेद महाजनपद में तीन जनपद थे, कौन कौन से, दर्शान, विदिशा का प्राचीन नाम दर्शान है। दमोह, दमोह का प्राचीन नाम तुंडीकर है। ठीक है। तो दर्शान, तुंडीकर और ऐरण, जिसका प्राचीन नाम, सागर का प्राचीन नाम ऐरण है। तो याद रखेंगे, विदिशा को दर्शान भी कहा जाता है, दमोह तुंडीकर, ठीक है, और ऐरण सागर, ये तीन जनपद मिलकर महाजनपद चेदी बनते थे। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले महाजनपद की। तो अगला महाजनपद बहुत महत्वपूर्ण है और यह है अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद, जैसा कि हमने बात किया कि अवंती महाजनपद की दो राजधानियां हुआ करती थीं। एक थी उत्तरी अवंती और दूसरी थी दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती या महेश्वर। ठीक है। एक नदी थी बेतवा। बेतवा उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती को पृथक करती थी, यानी कि अलग करती थी। यानी एक ओर बेतवा नदी के दक्षिण में महिष्मती थी यानी दक्षिणी अवंती, और बेतवा नदी के उत्तर में उत्तरी अवंती यानी कि उज्जैनी थी। ठीक है। अवंती को बौद्ध ग्रंथों में अच्युत गामिनी भी कहा गया है। ठीक है। तो यह भी ध्यान रखना है कि अवंती महाजनपद को बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है, तो यह है अच्युत गामिनी। ठीक है। एक राजा था पुलिक। ये पुलिक राजा जो है मगध के जो बृहद्रथ वंशीय राजा थे, मगध के जो राजा थे बृहद्रथ, इनके वंश के जो राजा थे, इनका अमात्य हुआ करता था, राजा रिपुंजय का अमात्य। किसका, राजा रिपुंजय का अमात्य हुआ करता था। ठीक है। लेकिन कालांतर में पुलिक राजा रिपुंजय को क्या करता है, बेसिकली ये विद्रोह कर देता है, मगध के खिलाफ विद्रोह करता है और अवंती में अपने बेटे को वहां का अवंती का राजा बना देता है। ठीक है। और अवंती का राजा, इसका बेटा कौन था, प्रदोत। ठीक है। इसी प्रदोत का बाद में चलकर नाम लिखा जाता है चंड प्रदोत। ठीक है। तो चंड प्रदोत कोई और नहीं था, पुलिक का बेटा प्रदोत था। पुलिक कौन था, ये बृहद्रथ वंशीय राजा रिपुंजय का अमात्य था। ठीक है। और विद्रोह करके अवंती का राजा अपने पुत्र प्रदोत को बनाता है। चंड प्रदोत इसी का नाम है। ठीक है, प्रदोत का। इसकी वीरता के लिए, ये चंद्रप्रदोत जो है ये अपनी वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। दूसरा, इसकी कठोर नीतियां थी और इसी कठोर नीति की वजह से इसको चंड नाम पड़ गया। क्या पड़ गया, चंड प्रदोत। ठीक है। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और बिंबिसार इसके समकालीन थे। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और बिंबिसार इसके समकालीन थे। एक बार क्या होता है कि चंड प्रदोत को पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है। अब हमने बता दिया मगध में उस वक्त राज कौन कर रहा था, तो मगध में थे कौन, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार, बिंबिसार। ठीक है। और इधर अवंती का राजा, तो अवंती का जो राजा है ये चंड प्रदोत है। ठीक है, चंड प्रदोत। ठीक। चंड प्रदोत बीमार हो जाता है तो बिंबिसार अपने राजवैद, इनका राजवैद था कौन, जीवक। राजवैद कौन था, जीवक। तो जीवक को चंड प्रदोत के इलाज के लिए भेजता है। देखिए आपको एक रीजन बताता हूं, बिंबिसार मगध का राजा था और ये बहुत मतलब कह सकते हो बहुत जैसे ये है कि बहुत वीरता के लिए प्रसिद्ध था चंड प्रदोत। ठीक है। ये वीरता की वजह से अपना राज चला रहा था, लेकिन बिंबिसार की नीति जो थी वो वैवाहिक नीति थी। ये कई विवाह किया, बिंबिसार ने कई अपनी शादी की और शादी करके विवाह करके इसने अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है। तो ये युद्ध नहीं चाहता था बेसिकली,
अवॉइड करता था कि युद्ध ना हो, इसीलिए इसने बेसिकली अवंती राज से एक तरह से मैत्री संबंध रखने के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजता है, और चंड प्रदोत का इलाज करता है पीलिया का। ठीक है। कहा जाता है कि प्रदोत जो है, हाथी पालने की कला इसको बहुत अच्छी आती थी। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध के राजा जो अजात शत्रु, अजात शत्रु कौन है? बिंबिसार का बेटा। तो बिंबिसार के बाद अजात शत्रु राजा बनता है। अजात शत्रु। ठीक है। अजात शत्रु, अजात शत्रु राजा बनता है। और जब राजा बनता है तो इसको हमेशा डर लगता है कि कहीं चंड प्रदोत यहां पर आक्रमण न कर दे मगध में, क्योंकि चंड प्रदोत उस वक्त बहुत शक्तिशाली राजा था। ठीक है। तो इससे बचने के लिए इसने पाटलिपुत्र दुर्ग बनवाया था, पाटलिपुत्र दुर्ग बनवाया था। ठीक है। ये बात समझ आ गई? तो ये है चंड प्रदोत। ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अवंती महाजनपद चंड प्रदोत के समय पर काफी बलशाली और बहुत समृद्ध महाजनपद था। ठीक है। फिर इसके बाद चंड प्रदोत के बाद इसका बेटा यानी कि पालक, पालक यहाँ का राजा बनता है। लेकिन उतना ये वीर राजा नहीं होता। उसके बाद से धीरे धीरे अवंती महाजनपद का डिक्लाइन चालू हो जाता है। ठीक है। और अवंती का जो अंतिम शासक था नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के समय पे मगध में राजा था एक शिशुनाग, ये शिशुनाग वंश का राजा था। इसने एक्चुअली जो बिंबिसार बिंबिसार बेसिकली हर्यक वंश का राजा था। बिंबिसार का जो वंश था वो क्या था? हर्यक था। वो आगे बात करेंगे हम। तो हर्यक वंश के राजाओं को मारकर ये खुद एक शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। ठीक है। और यही किसको? अवंती को, यानी कि जो अवंती का अंतिम नरेश नंदिवर्धन होता है, इसको हराकर शिशुनाग अवंती को मगध में शामिल कर लेता है। तो यह सवाल पूछा जा सकता है कि अवंती को कौन सा मगध का राजा अवंती को मगध में शामिल किया था? तो कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग। ठीक है। कौन से वंश का था? शिशुनाग वंश का ही था। ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे हम महाजनपद मगध के बारे में। ठीक है। तो मगध में जो उस वक्त राजा था, ठीक है, 544 यानी 544 बीसी से 412 बीसी के आसपास यहाँ हर्यक वंश का राज था। हर्यक वंश, हर्यक वंश का राज था। और राजा था बिंबिसार, जिसकी अभी बात कर रहे थे। तो बिंबिसार 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक राज करता है। हर्यक वंश का संस्थापक भी यही था। और इसकी राजधानी थी गिरिब्रज या राजगीर, बिहार में। ठीक है। मगध कहाँ था? बिहार में था, अभी बताया आपको। तो इसके जो समकालीन थे कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और चंड प्रदोत। ठीक है। और इसका राज दरबारी कौन था? दरबारी चिकित्सक कौन था? जीवक था। दरबारी चिकित्सक कौन था? जीवक था। अभी बताया कि बिंबिसार ने जीवक को चंड प्रदोत के इलाज के लिए भेजा था। ठीक है। अजात शत्रु इसका बेटा होता है। कब से? 492 बीसी से 460 बीसी। लेकिन ये ऐसे राज नहीं मिलता इसको, ये बिंबिसार की हत्या कर देता है। अजात शत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है। और इस वंश में जितने भी अगले राजा हुए हैं, वो अपने पिताओं को मारकर ही राज गद्दी में बैठे हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे बिंबिसार कई शादियां किया था, तो कई उस राजगद्दी के लिए कई दावेदार रहे होंगे। इसको मौका मिला, बिंबिसार को मारकर खुद राजगद्दी में बैठ गया। ठीक है। इसीलिए चूंकि इसके जितने भी राजा थे वो अपने पिताओं को मारकर ही राजगद्दी पे बैठे थे, इसीलिए हर्यक वंश को पृथहंता वंश भी कहा जाता है। पृथहंता वंश, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथहंता वंश किस वंश को कहा गया है? तो ये कौन सा वंश है? हर्यक वंश है। ठीक है। आइए बात करते हैं अजात शत्रु के बारे में। तो अजात शत्रु, पहली चीज तो ये कि बिंबिसार यानी अपने पिता को मारकर राजगद्दी में बैठता है। बचपन का इसका नाम था कुड़िक, बचपन में इसे कुड़िक कहा जाता था। और ये पहला शासक ऐसा था जिसने अपने पिता की हत्या करके राज गद्दी पे बैठा था। इसके समय पर प्रथम बौद्ध सम्मेलन भी हुआ था 483 में, 483 बीसी में। कहां पर? राजगीर, राजगीर। ठीक है। राजगीर या राजगृह। ठीक है, राजगीर में।
तो राजगीर में, या राजगृह, 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 ठीक है, राजगृह। तो राजगृह में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ 483 में। किसके समय पे? अजात शत्रु के समय पे। ये बौद्ध धर्म का पालक था, ये बौद्ध धर्म को मानता था, ठीक है, अजात शत्रु। ठीक है। अगला राजा है उदयन, ठीक है, उदयन। उदयन इसका अगला राजा है हर्यक वंश का। उदयन भी अपने पिता की भांति अपने पिता यानी कि अजात शत्रु की हत्या कर देता है और खुद गद्दी पे बैठता है। ये 460 से लेकर 444 बीसी तक गद्दी पे रहा, ठीक है, राज किया। ये भी अपने पिता की हत्या कर देता है, और बौद्ध ग्रंथों में इसे प्रीतहंता कहा गया है। प्रीतहंता कहा गया है किसमें? बौद्ध ग्रंथों में। उसकी वजह भी है क्योंकि बौद्ध धर्म नहीं मानता था, ये जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है, ये जैन धर्म को मानता था, ठीक है। और इसने ही, देखिए, अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था, ठीक है, लेकिन इसने राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, ठीक है। तो पाटलिपुत्र को राजधानी कौन हर्यक वंश का राजा बनाता है? वो है उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन होता है? नागदश्क। इसकी हत्या कौन कर देता है? शिशुनाग, ठीक है। तो नागदश्क की हत्या कर देता है शिशुनाग। और शिशुनाग कौन था? ये बेसिकली हर्यक वंश का ही अमात्य था, ठीक है। ये नागदश्क का ही अमात्य था। मौका मिला और इसने नागदश्क को क्या किया? मार दिया और खुद गद्दी पे बैठ गया। तो शिशुनाग गद्दी पे बैठता है 412 बीसी से 344 बीसी तक। ये शिशुनाग वंश का संस्थापक भी यही रहता है, क्योंकि इसने ही क्या किया था, इसका स्थापना किया था इस राज्य की, ठीक है, हर्यक वंश को खत्म करके। इसकी राजधानी वही पाटलिपुत्र और वैशाली थी। इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र और वैशाली। अब इसने एक काम ये करता है, अभी मैंने पिछले में बताया था, इसने अवंती को जीत कर मगध में शामिल कर लिया था। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि कौन सा मगध का शासक जिसने अवंती को जीतकर मगध में शामिल किया था, वो था शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग वंश का राजा, ठीक है। बात करते हैं शिशुनाग वंश में अगला जो शासक हुआ, काला शोक हुआ। काला शोक, ठीक है। तो शिशुनाग वंश का जो अगला शासक था वो था काला शोक। काला शोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। याद करिए, अजात शत्रु, अजात शत्रु का एक नाम क्या था? तो अजात शत्रु का एक नाम था कुड़िक। क्या कहा था उसे? कुड़िक था बचपन का नाम। जबकि जो काला शोक है, इसका बचपन का नाम था काकवर्ण। का से काला, का से काकवर्ण, ठीक है। ये 394 बीसी से 366 बीसी तक राज किया। और इसके समय पर द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ। कहां पर? वैशाली में। पहला हुआ था राजगृह में। कहां हुआ था पहला? राजगृह में। राजगृह में, ठीक है। पहला राजगृह में हुआ, किसके टाइम पे? तो अजात शत्रु के टाइम पे, ठीक है। और दूसरा हुआ कालाशोक के टाइम पे। कहां पर? वैशाली। कहां? वैशाली। द्वितीय सम्मेलन कहां हुआ? वैशाली में। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वह था नंदिवर्धन। कौन था? नंदिवर्धन। नंदिवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। और नंदिवर्धन की हत्या करता है कौन? महापदम नंद। महापदम नंद कौन था? कहा जाता है कि महापदम नंद इसी जगह पे एक नाई था। क्या था? नाई, ठीक है। इसको मौका मिला तो इसने नंदीवर्धन की हत्या करके स्वयं राजगद्दी पे बैठ गया। और महापदम नंद ही नंद वंश का कौन था? फाउंडर था। नंद वंश का फाउंडर, ठीक है। तो बात करते हैं नंद काल की। नंद वंश, ठीक है, नंद वंश, ठीक है। तो नंद वंश में, नंद वंश का स्थापना कौन करता है? महापदम नंद। और ये जो नंद काल है, नंद वंश है, ये 344 बीसी से 344 बीसी से 323 बीसी तक यह वंश रहता है, नंद वंश, ठीक है। नंद वंश, ठीक है। नंद वंश 344 से 323 बीसी तक,
ठीक है। फाउंडर कौन है इसका, संस्थापक कौन है, महापदम नंद। अभी बताया किसने, नंदिवर्धन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना करता है, कौन, महापदम नंद। कहा जाता है महापदम नंद जो है यह द्वितीय परशुराम था, क्योंकि इसने उस वक्त जितने भी क्षत्रिय कुल थे, इक्ष्वाकु, पांचाल, है, कलिंग, अस्मक, कुरु, मैथिल, सूरसेन, सभी क्षत्रियों का हराकर, सभी क्षत्रियों को हराकर इन सभी महाजनपद को कहाँ मिला लिया था, मगध में मिला लिया था। आप ये कह सकते हो कि जो अखंड भारत की कल्पना करते हुए पहला ऐसा राजा था जिसने सभी तकरीबन संपूर्ण उत्तर भारत को जीतकर उसे मगध में मिला लिया था। ठीक है। एक लेख मिलता है खारवेल का हाथी गुफा लेख, खारवेल का, खारवेल का हाथी गुहा लेख, हाथी गुफा लेख। ठीक है, हाथी गुफा लेख, अभिलेख। ठीक है, अभिलेख। ठीक है, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, इसके अनुसार महापदम नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कहां पर, कलिंग पर आक्रमण किया था, और वहां के राजा को हराकर वहां नहर का निर्माण करवाता है, वहां पर नहर का निर्माण करवाता है, निर्माण करवाया, नहर का निर्माण कराया, और अपने साथ एक प्रतिमा लाया, जिन सेन की प्रतिमा, किसकी, जिन सेन की प्रतिमा लाता है। ठीक है, जिन सेन की प्रतिमा। तो ये पहला ऐसा मगध वंशीय राजा है जिसने साउथ में यानी कि दक्षिणी भारत में जो राज्य था कलिंग, ठीक है, कलिंग को, कलिंग के राजा को परास्त कर कलिंग को कहाँ मिला लेता है, मगध में, और वहां से एक जिन सेन की प्रतिमा लाता है। ठीक है, तो यह तो महापदम नंद के बारे में है। ठीक है, इसके कई नाम हैं, सर्व, सर्व छत्रिका, द्वितीय परशुराम, अग्रसेन। ठीक है, ये सभी इसके नाम हैं। ठीक है। इसके जो समकालीन पुरोहित थे वो थे पाणिनि। कौन थे, पाणिनि। तो याद रखिएगा, पाणिनि इसके समकालीन पुरोहित थे, इसके जो पुरोहित थे वो कौन थे, पाणिनि। ठीक है। इनका एक व्याकरण है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी व्याकरण। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो हम महापदम नंद यानी नंद वंश के जो संस्थापक हैं, 344 बीसी से 323 बीसी तक राज्य रहता है। महापदम नंद जो है ये तकरीबन जो उत्तर भारत है वहां के सभी क्षत्रियों को हरा कर उसको मगध मिला लेते हैं, और साथ ही साथ दक्षिण में स्थित कलिंग राज को भी मगध मिला लेते हैं, और वहां से जिनसेन की प्रतिमा लाते हैं। ठीक है, और इनके जो समकालीन जो पुरोहित थे वो थे पाणिनि, और पाणिनि का जो एक व्याकरण था वो क्या था, अष्टाध्यायी, एक पुस्तक थी जो पाणिनि ने लिखा था। तो अष्टाध्यायी किसने लिखा है, तो अष्टाध्यायी लिखा है किसने, पाणिनि ने। ठीक है। अच्छा, महापदम नंद के बाद जो ज्ञात शासक है वो कौन है, धनानंद। वो कौन है, धनानंद। वैसे महाबोधि वंश में 9 नंदवंशी राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कितने, 9 नंदवंशी राजा थे जिन्होंने मगध में राज किया है, लेकिन मूल रूप से महापदम नंद एक जो काफी शक्तिशाली राजा था। उसके बाद धनानंद, धनानंद के समय कहा जाता है कि यह थोड़ा विलास और नाच गाने में ही ये ज्यादातर लिप्त रहता था, इसको राज पाठ से कोई ज्यादा मतलब नहीं था, ये ऐसा इतिहास में मिलता है। हालांकि कुछ इसमें मतभेद भी दिखते हैं, क्योंकि जब सिकंदर आया, सिकंदर इसका समकालीन था, धनानंद सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर जब आता है तो सिकंदर यहां पर आक्रमण नहीं करता, क्योंकि उसको ये डर रहता है कि धनानंद की जो सेना है वो बहुत विशाल सेना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लेकिन कहा जाता है कि ये जो है भोग विलास में ज्यादा लीन रहता था, लिप्त रहता था। और यहाँ के जो पुरोहित थे, चाणक्य थे, और चाणक्य को ये दरबार से बेइज्जत करके, अपमानित करके निकाल देता है, और चाणक्य कसम खाते हैं कि इसके राज को हम नष्ट कर देंगे। और चाणक्य जो है वो जाते रहते हैं, और उनको एक लड़का मिलता है जो एक तरह से ग्वाला होता है, वो गाय चरा रहा होता है, कई लड़के। तो उनमें से एक लीडर होता है उन बच्चों का, उसको
वो मिलते हैं, उसको अपने साथ ले जाते हैं, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को वो शिक्षित करते हैं और उसको इस काबिल बनाते हैं, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मिलकर दोनों ही धनानंद को हरा देते हैं। ठीक है। और इस तरह से मगध का जो क्षेत्र है, वहां पर मगध महाजनपद में अगला जो वंश है वो मौर्य वंश स्थापित हो जाता है। कौन सा वंश? मौर्य वंश। तो नंद वंश के बाद अगला जो वंश है वो है मौर्य वंश। ठीक है। मौर्य वंश के बारे में बात करें तो इसके संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ये 324 बीसी से 300 बीसी तक राज करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य में अगर हम बात करें तो ये सौराष्ट्र, मालवा, अवंती भी शामिल थे। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार। चंद्रगुप्त, ठीक है, तो पहले राजा हुए मौर्य वंश के चंद्रगुप्त। ठीक है। चंद्रगुप्त। ठीक है। चंद्रगुप्त के बेटे का नाम था बिंदुसार। एक तो बिंबिसार हैं, वो हर्यक वंश के राजा थे, ये थे बिंदुसार। ठीक है। बिंदुसार। तो ये जो बिंदुसार थे, इनके बारे में ज्यादा चीजें उल्लेखित नहीं है, या मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिंदुसार के 100 बेटे थे। कितने? 100 पुत्र थे। 100 पुत्र थे। ठीक है। 100 पुत्रों में जो जिनका जिक्र ज्यादा मिलता है, एक है अशोक, एक है बिट्टा अशोक, कई हैं, लेकिन हम अशोक की बात करेंगे क्योंकि अशोक प्रांतपति था। तो बिंदुसार ने अशोक को प्रांतपति बनाकर, कहाँ का प्रांतपति? अवंती क्षेत्र का। तो अवंती का प्रांतपति बनाते हैं किसको? अशोक को। तो अशोक जो है प्रांतपति के तौर पर 11 साल, 11 साल तक अवंती का प्रांतपति रहा। कौन? अशोक। ठीक है। और यहीं अवंती में एक व्यवसायी, शकवंशी व्यवसायी थे, उनकी बेटी थी श्रीदेवी, या उसे महादेवी भी कहते हैं। ठीक है। वैश्य की बेटी। ठीक है। महादेवी, जो वैश्य की बेटी बाद में जानी गई, उससे विवाह किया अशोक ने, और दो बच्चे हुए। एक का नाम था महेंद्र और एक का नाम था संघमित्रा। ठीक है। तो सम्राट अशोक जो है का जो उन्होंने महत्वपूर्ण निर्माण कराए, उनके निर्माण है जैसे सांची का प्रसिद्ध स्तूप, बैस्य की टेकरी। बैस्य की टेकरी ये बेसिकली उज्जैन में बनवाए थे महादेवी के लिए। ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? बैस्य की टेकरी। सांची का प्रसिद्ध स्तूप तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। कुछ लघु शिलालेख भी मिले हैं, जैसे रूपनाथ कटनी में है, गुर्जरा दतिया में। ठीक है। सारो मारो, सारो मारो पान गुड़िया कहाँ पर है? सीहोर में। सांची कहाँ है? रायसेन में। ठीक है। तो ये सारे लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं अशोक के समय के। ठीक है। इसके अलावा अशोक के दो नाम इन लोक लेखों से, इन शिलालेखों से प्राप्त होते हैं। एक दतिया में, गुर्जरा दतिया में एक शिलालेख मिलता है, जिसमें अशोक का नाम देव नाम प्रिय प्रियदर्शी रखा गया है। देव नाम प्रिय प्रियदर्शी रखा गया है। ठीक है। और दूसरा पान गुड़रिया। पान गुड़रिया कहाँ है? सीहोर में। यहां से जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, इसमें उसका नाम है प्रियदर्शी। ठीक है। तो ये दो नाम इन शिलालेखों से प्राप्त होते हैं अशोक के बारे में। ठीक है। वैसे तो अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, लेकिन कालांतर में अब ये सारे 84 महास्तूप नहीं है। ठीक है। अशोक ने कुणाल को, इसका एक बेटा और था कुणाल, जिसको अवंती का प्रांतपति बनाया था। ठीक है। तो अवंती का प्रांतपति कौन था अशोक के बाद? वो था कुणाल। ठीक है। अशोक ने महादेव को मालवा में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी भेजा था। महादेव थे, इनको प्रचार के लिए भेजा था। कहाँ? महादेव को मालवा। कहाँ भेजा? महादेव को मालवा में, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है। सांची का एक नाम और मिलता है, काकना दबोट। गुप्त काल तक, गुप्त काल से पहले तक सांची को काकना दबोट के नाम से जाना जाता था, या काकड़ाय के नाम से जाना जाता था। ठीक है। यहाँ प्रमुख 3 स्तूप मिले हैं। ठीक है। 3 स्तूप। ठीक है। 1818 में जनरल टेलर ने सर्वप्रथम यहाँ के स्मारकों की खोज की थी। जनरल टेलर 1818 में यहाँ के स्मारकों की खोज की। ठीक है। फिर मेजर कोल थे, उन्होंने 1818 ईस्वी में, मेजर कोल ने
स्तूप संख्या एक को भरवाया था, भरवाने का काम किया था। उसके दक्षिण पश्चिम तोरण द्वारों तथा स्तूप के तीन गिरे हुए जो तोरण थे उनको पुनः खड़ा करवाने का भी काम किया था। ठीक है। महास्तूप में भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष मिले हैं। जो महास्तूप है इसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष मिले हैं। द्वितीय में धम्म जो द्वितीय है, और तृतीय में बुद्ध के दो शिष्यों, ठीक है, सारिपुत्र तहत तथा महामोदग्लायन के दंत अवशेष रखे गए हैं। ठीक है। तो इतनी जानकारी ये होनी चाहिए। अशोक का संघ भेद रोकने की आज्ञा वाला अभिलेख भी यहीं से मिला था। ठीक है। तो संघ भेद रोकने वाला जो आज्ञा वाला अभिलेख था वो भी यहीं सांची से ही प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो आगे बात करते हैं। मौर्यकालीन जो प्रमुख स्तूप रहे, एक तो सांची का महास्तूप कौन से जिला में पड़ता है, तो ये जिला रायसेन में पड़ता है। ठीक है। बताया मैंने कि गुप्त काल तक सांची का नाम काकना दबोट हुआ करता था। ठीक है। दूसरा है सतधारा स्तूप। सतधारा स्तूप भी जिला रायसेन में ही है। ये प्राचीन बौद्ध केंद्र रहा है। ठीक है। सोनारी स्तूप यह भी जिला रायसेन में है और यहाँ 8 स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि अब जो अशोक है उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, परंतु कालांतर में कुछ तो किसी के द्वारा तोड़ दिए गए और कुछ ऐसे ही टूट गए। ठीक है। तो ये सभी अब उस स्थिति में नहीं है। अंधेर का स्तूप यह भी जिला रायसेन में है। भोजपुर के स्तूप जिला रायसेन में है। वैश्य टेकरी बताया था कहां पर है, उज्जैन में। उसने किसके लिए बनाया था, महादेवी के लिए बनवाया था। तुमैन का स्तूप जिला अशोकनगर में। तुमैन कहां पर है, जिला अशोकनगर। देउर कोठार यह जिला रीवा में है। देउर कोठार कहाँ है, जिला रीवा में है। पान गुड़ारिया का स्तूप ये सीहोर में है। इसी स्तूप से प्रियदर्शी नाम मिला था। ठीक है। इसी स्तूप से प्रियदर्शी नाम मिला था अशोक का। भरहुत का स्तूप यह जिला सतना में है। कहां पर है, सतना जिला में है। सतना जिला में है। ठीक है। इसकी खोज किसने किया था, तो कनिंघम के द्वारा 1873 में खोजा गया था। अगला है त्योथर रीवा। त्योथर में मिला है, ये रीवा जिला में है। ये बौद्ध कालीन स्तूप है। यहां से बेसिकली इसके अब खंडहर प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो ये तो कुछ मौर्यकालीन स्तूप थे। ठीक है। अब बात करते हैं शुंग वंश की। तो मौर्यों के अंत के पश्चात शुंग वंश का उदय होता है। शुंग बेसिकली ये उज्जैन के शासक थे और यहाँ पर मौर्यों की सेवा करते थे। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली उनके सामंत रहे होंगे। ठीक है। शुंग वंश के लोग 187 से 75 बीसी तक ये यहाँ पर राज किए हैं। ठीक है। इनका जो संस्थापक है वो कौन है, पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। ये बेसिकली जो अंतिम मौर्य राजा थे, बृहद्रथ, बृहद्रथ अंतिम मौर्य राजा थे। इसकी हत्या कर देता है कौन, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। इन्हीं का मात्र रहता है और इसकी हत्या कर देता है और खुद शुंग वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है। इसकी एक उपाधि है सेनानी, यानी पुष्यमित्र शुंग का एक नाम सेनानी भी से कहा जाता था। इसकी एक उपाधि थी। इसके समय पर जो इसके पुरोहित थे वो कौन थे, पातंजलि। पातंजलि इसके पुरोहित थे और पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। ठीक है। 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। इसके बारे में कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है ये बौद्धों का उत्पीड़क था, यानी बौद्धों का उत्पीड़क था। और कहा जाता है कि कई जो अशोक के शिलालेख थे इसने ही उनको नष्ट कराया था। ठीक है। इसका पुत्र होता है अग्निमित्र। तो पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र है अग्निमित्र, अग्निमित्र विदिशा का प्रांतपति था। कौन था, विदिशा का प्रांतपति। ठीक है। और कालिदास ने एक रचना करी थी, एक रचना लिखी थी, महा मालविकाग्नि मित्रम। कौन थी, मालविकाग्नि मित्रम। मालविका कहा जाता है अग्निमित्र की प्रेमिका थी। और इसी के प्रेम प्रसंग पर अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग को ही कालिदास ने इस किताब में लिखा है। मालविकाग्निमित्रम के अनुसार अग्निमित्र ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराया था। तो विदर्भ के राजा थे उस वक्त यज्ञसेन, इनको हराया था।
और अग्नि इसी मालविका अग्निमित्रम के अनुसार ही सांची जो स्तूप है इसके चारों ओर परिक्रमा स्थल बनवाने का श्रेय अग्निमित्र को ही जाता है। ठीक है। उस परिक्रमा स्थल को जंगल भी कहा जाता था। ठीक है। इसका जो अगला राजा था वो था भागभद्र। भागभद्र। ठीक है। भागभद्र के समय हेलियोडोरस आया। हेलियोडोरस जो है यह एंटियालकिदास का राजदूत था। एंटियालकिदास कौन था? यूनानी राजा था, यूनान का राजा था। उसका राजदूत था हेलियोडोरस। ठीक है। ये यहां आता है और यहां पर गरुण स्तंभ, जिसे आज के डेट पे खाम बाबा के नाम से जाना जाता है, ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है। कहा जाता है कि ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है। वैष्णव धर्म का ये अनुयायी था। ठीक है। हेलियोडोरस, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, तो हेलियोडोरस कौन था? शुंग वंश का जब राजा कौन था? भागभद्र। इसके समय पर बेस नगर यानी कि बिदिशा आया था इसके दरबार में। ठीक है। यहाँ उपस्थित हुआ था। और ये था कौन? तो बताया कि ये यूनानी राजा एंटियाल किदास का राजदूत था। ठीक है। ये यूनानी राजा जो इंटियाल किदास था तब तक ये तक्षशिला में राज करता था। कहाँ? तक्षशिला में। ठीक है। और यही गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया कहाँ? विदिशा में, जिसे आज के डेट पे लोग खाम बाबा के नाम से जानते हैं। ठीक है। अंतिम जो शुंग वंश का शासक था, देवभूमि। देवभूमि की हत्या वासुदेव कर्ण कर देता है। देवभूमि की हत्या कौन करता है? वासुदेव कर्ण। तो वासुदेव कर्ण अंतिम शुंग शासक देवभूमि की हत्या कर स्वयं राजगद्दी पे बैठ जाता है। और ये कर्ण वंश की शुरुआत करता है 75 बीसी के आसपास। ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है कि सांची स्तूप के तोरण पर जातक कथाओं और बुद्ध जीवन की घटनाओं का चित्रांकन किया गया है इसके द्वारा। ठीक है। जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन की घटनाओं का चित्रांकन किया गया है वासुदेव कर्ण के द्वारा। ठीक है। कर्ण के बाद अगला शासक सातवाहन। ठीक है। तो सातवाहन 50 100 BC से, ये एडी है दोस्तों, एडी है। ठीक है। 50 100 BC से 300 AD तक राज किया। सातवाहन वंश का जो संस्थापक है वो सिमुक है। कौन? सिमुक। सिमुक ने सिमुक ने अंतिम कण्व शासक की हत्या कर, जो अंतिम कण्व शासक होता है उसकी हत्या कर स्वयं राजगद्दी पे बैठता है और सातवाहन वंश की स्थापना करता है। कौन? सिमुक। ठीक है। सातवाहन ये दक्षिण भारत के राजा थे और ये लोग उत्तर भारत में राज कर रहे थे, परंतु इनका जो केंद्र था वो था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को केंद्र मानकर ही उत्तर भारत में शासन कर रहे थे। और ये मध्य प्रदेश के एक बड़े भाग में शासन किया है लंबे समय तक। ठीक है। इसमें जो सबसे पराक्रमी राजा था, जो सबसे ज्यादा पराक्रमी राजा था, वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है मालवा तथा अनूप प्रदेश की विजय का उल्लेख मिलता है। ठीक है। सांची में उत्कीर्ण एक लेख है। सांची में उत्कीर्ण एक लेख है जिसके हिसाब से अनूप प्रदेश और मालवा में सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी के विजय का उल्लेख मिलता है। ठीक है। उसके यहाँ मिले सिक्कों पर सीरी सात, यहाँ से जो सिक्के मिले हैं, ठीक है, उसमें सीरी सात सातकर्णी उत्कीर्ण है। उन सिक्कों पर सीरी सात सातकर्णी उत्कीर्ण है। ठीक है। उज्जैन से भी इसके सिक्के मिले हैं। इसका मतलब ये है कि उज्जैन क्षेत्र में भी ये राज कर रहा था। ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक राजा नहपान को हराता है। देखिए, शकों की जो शक वंश है, जो शक वंश, ठीक है, शक वंश है, ये बेसिकली चाइना का राजवंश है। शक वंश जो है ये चाइना का राजवंश है। चाइना का राजवंश है। ठीक है। शक वंश कहाँ का है? चाइना का राजवंश है। और इनकी 4 शाखाएं थी भारत में। कितनी शाखाएं थी? 4 शाखाएं। हम उनमें से 2 शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे, एक नासिक की शाखा और एक उज्जैन की शाखा। ठीक है। तो नासिक में जो नासिक की जो शाखा थी उसके एक राजा थे नहपान। ठीक है। तो नहपान को हराने का श्रेय किसको जाता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को।
और नहपान को हराने के पश्चात उसके जो सिक्के वहां से प्राप्त हुए, उन सिक्कों को इसने पुनः मुद्रित कराया था। इसने सातकर्णी ने पुनः मुद्रित करवाया था। ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के पुत्र थे वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने, ये भी मध्य भारत के बड़े भाग में शासन किया था। ठीक है। लेकिन एक शक क्षत्रप थे, बताया मैंने, एक शाखा थी उज्जैन की। उज्जैन की जो शक शाखा थी उसके राजा थे रुद्रदामन। ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ूंगा, अभी आप इतना समझें कि इसके राजा थे रुद्रदामन। रुद्रदामन जो है, ये वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को हराते हैं, और साथ ही साथ ये सातवाहन को भी, रुद्रदामन ने सातवाहन किसको, श्री सातकर्णी को भी हराया था। ठीक है। लेकिन बाद में पुलमावी के साथ अपनी बेटी की शादी कर इसको इसका राज्य वापिस कर देता है। ठीक है। सातवाहनों ने पोटिन और शीशे के सिक्के भी चलाए। तो सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि शीशे के सिक्के चलाने का श्रेय कौन से वंश को जाता है। तो यह वंश है सातवाहन वंश। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए थे, और शीशे के सिक्के मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त हुए हैं, त्रिपुरी तेवर से। ठीक है। तो त्रिपुरी से सिक्के प्राप्त हुए हैं, किसके, शीशे के, सातवाहनों के समय के। ठीक है। सातवाहन ने ब्राह्मण और बौद्धों को भूमि देने का, भूमि अनुदान में देने का भी प्रथा प्रारंभ किया था। ठीक है। तो आशा करते हैं यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। तो सातवाहनों में ये तीन नाम थे। ठीक है। फिर है इंडो यूनानी काल। इंडो यूनानी काल। ठीक है। इंडो यूनानी काल 200 बीसी से 50 बीसी तक चलता है। ठीक है। मौर्यों के उपरांत पश्चिमी भारत में यूनानियों ने अपने राज्य स्थापित कर लिए। जैसे ही मौर्य वंश का पतन हुआ, तो धीरे धीरे चाइना से आई ये जो, सॉरी माफ करिएगा, ये इंडो यूनानी शासक भी कहां पर, भारत में आक्रमण करने लगे। क्योंकि मौर्य काल में पूरा भारत संगठित था। उस वक्त कोई भी राजा इतना आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता था। परंतु मौर्यों के डिक्लाइन के बाद यूनानियों ने यहां पर शासन किया, यहां पर आक्रमण किया। पहला सफल आक्रमण डिमेट्रियस के द्वारा, डिमेट्रियस के द्वारा, जो यूनानी राजा था, डिमेट्रियस के द्वारा किया गया। यह अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध को जीत लिया। अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध को जीत लिया 190 बीसी के आसपास। ठीक है। और इसने राजधानी बनाया साकल। इसकी राजधानी क्या थी, साकल, डिमेट्रियस की। ठीक है। फिर है मिनांडर। मिनांडर आता है 165 बीसी से 145 बीसी के आसपास। प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक, ये यूनानियों में सबसे प्रसिद्ध था मिनांडर। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था और संरक्षक भी था। मिलिंद पन्हो, नागसेन बौद्ध भिक्षु थे, और मिनांडर, इनके वार्ता, इनके अ, प्रश्न और उसका उत्तर किस में लिखा गया है, मिलिंद पन्हो में। ठीक है। तो मिलिंद पन्हो, ठीक है, जिसमें नागसेन बौद्ध भिक्षु थे और मिनांडर के बीच की वार्तालाप लिखी गई है। ठीक है। यूनानियों के आने से कुछ चीजें भी भारत में आई, जैसे कि यूनानी जो शासक थे, इन्होंने भारत में सोने के सिक्के चलाने का काम किया। तो पहली बार भारत में सोने का सिक्के चलाने का कार्य कौन करता है, हिंद यूनानी शासक। ठीक है। दूसरा, यूनानियों ने भारत में राजत्व का दैवीय सिद्धांत लागू किया। दैवीय सिद्धांत का मतलब क्या होता है, समझिए। अगर कोई राजा है, तो प्रजा के मन में रखना है कि राजा जो है भगवान का भेजा हुआ एक तरह से दूत है, यानी राजा के अंदर दैवीय शक्तियां हैं। ठीक है। और यही जो है प्रजा के लिए सब कुछ कर सकता है। तो इस तरह से राजा को एक तरह से भगवान के तुल्य माना गया है। ठीक है। ये सोच किसने लाया, यूनानी शासकों ने। ठीक है। दूसरा चीज, इन्होंने गांधार कला का भी विकास किया इनके आने से। गांधार कला के विकास में हेलिनिस्टिक आर्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा। दूसरा, जो नाटक होते हैं, और नाटक में आप पर्दा प्रथा देखते हो कि पहले जब नाटक चल रहा होता तो पर्दा ओपन रहता है, फिर जैसे एक पात्र जाएगा तो पर्दा बंद हो जाएगा, है ना। तो ये पर्दा प्रथा भी नाटक में किसके टाइम पे प्रचलन में आई, इंडो यूनानी काल के समय पे। ठीक है। अब बात करते हैं शक राज्य की। ठीक है। शक राज्य आए 50,000 50 बीसी से, 50 बीसी से 300 एडी के आसपास।
ठीक है, ये पश्चिम भारत में यूनानी राज्य के स्थान पर आए। यूनानी राज्य धीरे धीरे जब पतन होने के कगार पे पहुंचा तो शक राज्य स्थापित हुआ। शक राज्य कहाँ से, तो बताया था पश्चिमी चीन से आए थे। इनकी भारत में चार शाखाएं थी, एक नासिक शाखा, उज्जैन, मथुरा और पंजाब। हम अभी बात करेंगे नासिक और उज्जैन शाखा की, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से यही दो शाखाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। छहरात वंश। छहरात वंश यह नासिक शाखा का वंश था। जो नासिक शाखा थी शकों की, वहां पर छहरात वंश के राजा राज कर रहे थे, ठीक है। शकों में ही छहरात वंश, ठीक है। इनका जो प्रारंभिक राजा थे वो थे भूमक, और भूमक के अलावा था नहपान, ठीक है। ये दो प्रसिद्ध राजा हुए। भूमक इसका संस्थापक है छहरात वंश का, नहपान इसका प्रसिद्ध राजा था, ठीक है। नहपान को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हराया था। मैंने बताया आपको कि नहपान को किसने हराया, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हराया था। जुगलथुम्बी से नहपान के सिक्के मिले, और शिवपुरी से भी नहपान के सिक्के मिले। तो कहां से, जुगलथुम्बी से और शिवपुरी से नहपान के सिक्के प्राप्त हुए, जिन्हें बाद में सातकर्णी ने पुनः मुद्रित करवाकर प्रचलन में लाया था, ठीक है। तो ये तो था छहरात वंश। तो छहरात वंश नासिक की शाखा थी, और इसके दो महत्वपूर्ण राजा थे, भूमक और नहपान। नहपान वो था जिसको सातकर्णी ने हराया था, ठीक है। अगला है कार्दमक वंश। कार्दमक वंश ये शक वंश की कौन सी शाखा है, उज्जैन शाखा। शक वंश की कौन सी शाखा, उज्जैन शाखा। ये 80 ईस्वी से 410 ईस्वी तक शासन किए। यशोमती और चेस्टन, चेस्टन इसके संस्थापक थे। चेस्टन इसके संस्थापक थे। कार्दमक वंश की स्थापना किसने किया था, चेस्टन ने। यह शाखा कहाँ की थी, उज्जैन की। शक राज्य कार्दमक वंशीय था। और इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वो था रुद्रदामन। रुद्रदामन के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि ये संस्कृत का महान पंडित था। संस्कृत का महान पंडित था। 130 से 150 ईस्वी में ये राज किया है। रुद्रदामन के विषय में जानकारी मिलती है एक अभिलेख से, जिसे कहा गया है जूनागढ़ गिरनार का अभिलेख। जूनागढ़ गिरनार, जूनागढ़ का अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। इससे बहुत सारी जानकारियां गुप्त के समय पे की और ये शक समय की जानकारियां प्राप्त होती हैं। जूनागढ़ का जो अभिलेख है ये गिरनार से प्राप्त हुआ। ये शक संवत 72 या 150 ईस्वी के आसपास ये अभिलेख का अभिलेख है ये, ठीक है। इस अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन ने जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था उसको दो बार परास्त किया था। कितने बार, दो बार परास्त किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जो मौर्य टाइम पे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके एक प्रांतपति थे पुष्यमित्र। कौन थे, पुष्यमित्र, पुष्यगुप्त, सॉरी माफ करिएगा, पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त कौन थे, प्रांतपति, पुष्यगुप्त वैश्य, ठीक है। ये प्रांतपति थे चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्होंने एक सुदर्शन झील बनवाया था। सुदर्शन झील बनवाया था मौर्य के समय, ठीक है। सुदर्शन झील, ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण कराया था इन्होंने, ठीक है। कहां पर, सौराष्ट्र में। लेकिन कालांतर में ये झील में कुछ कार्य करने की आवश्यकता थी, क्योंकि कालांतर में बहुत हद तक खराब हो गई होगी, ठीक है। तो उसका जो पुनर्निर्माण कराया था वो किसने कराया था, रुद्रदामन ने। और इसका लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, इसी जूनागढ़ अभिलेख से। तो रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। इसने ही सर्वप्रथम तिथि युक्त चांदी के सिक्के भी मध्य प्रदेश में चलवाए थे। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को भी हराया था। जो सातकर्णी था उसका पुत्र था वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, इसको भी हराया था। लेकिन बाद में अपनी पुत्री का विवाह कर देता है रुद्रदामन, किससे, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी से, और उसका राज्य लौटा देता है, ठीक है। तो आशा करते हैं यहां तक बात समझ आ गई होगी, ठीक है। बात करते हैं शकों में। शकों के जो अंतिम शासक थे, शकों का जो अंतिम शासक था वो था रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये गुप्त वंश के जो राजा थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय,
चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने यहां से शकों का पूरी तरह से नाश करते हैं। उज्जैन का जो शाखा थी, उज्जैन की जो शक शाखा थी, पूरी तरह से इसका नाश अंत कौन करता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा गया है। ठीक है। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भारत में कहा जाता है प्रथम संस्कृत का अभिलेख था, 3वीं सदी का। ठीक है, प्रथम संस्कृत का अभिलेख था 3वीं सदी का। ठीक है।